नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं ऑन सेइंग प्लीज के सेकंड पैराग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ को डिक्टेट करूंगा। डियर, मैं एक एक पैराग्राफ या छोटे पैराग्राफ में या छोटे वीडियो के रूप में इसलिए डिक्टेट कर रहा हूं जिससे कि रीडर्स को पढ़ने में, समझने में आसानी हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 14 पे है। जैसा कि आप देख सकते हो, क्या बताया जा रहा है, आप लाइन टू लाइन देखिए। आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज and the law will protect me against violent retaliation. Means I may be as uncivil, मैं उतना अनसिविल हो सकता हूं। अनसिविल मतलब अशिष्ट हो सकता हूं। यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, अनसिविल। अनसिविल मतलब होता है अशिष्ट। वर्ड मीनिंग को डियर आप सब नोट करते जाइएगा। एज आई मे प्लीज, मैं उतना ही असिस्ट हो सकता हूं जितना कि मैं असिस्ट था प्लीज के प्रति। यानी प्लीज को बोलने में या प्लीज कहने में जितना प्रॉब्लम मैं फेस करता हूं, उतना ही असिस्ट भी मैं हो सकता हूं। एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी, और कानून जो है वो मुझे रोकेगा अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। अब किसके लिए रोकेगा, ये ध्यान दीजिए, अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। अब यहां पे ध्यान देना है, वायलेंट रिटेलिएशन। तो वायलेंट रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, हिंसात्मक बदला या हिंसात्मक प्रतिशोध। अर्थात वह मुझे, एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी, और कानून जो है वो मुझे रोकेगा कि हम किसी भी प्रकार का हिंसात्मक प्रतिशोध में ना पड़े। एंड मे बी हटी, और आगे क्या कहते हैं, आई मे बी हटी, मैं हटी हो सकता हूं। हटी मीन्स यहां पे ध्यान देना, जो ब्लैक कलर में है हटी। हटी का मतलब क्या होता है, ये आप ध्यान दीजिए, घमंडी या अविनम्र, जिसको कहते हैं मैं अविनम्र या मैं घमंडी हो सकता हूं। नो पेनाल्टी, और बुरिस। बुरिस का मतलब यहां पे देखिए क्या बताया जा रहा है, जैसे कि अभद्र हम जिसको कह सकते हैं। या तो मैं घमंडी बन सकता हूं अथवा अभद्र बन सकता हूं। एंड आगे क्या है, देयर इज नो पेनाल्टी, और किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं है, टू पे एक्सेप्ट, पे करने के अतिरिक्त। क्या पे करने के लिए अतिरिक्त, द पेनाल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो, कि यह आपके बारे में कहा जाए कि यू आर जस्ट अ इल मैनर्ड पर्सन, नथिंग एल्स। नो वन विल ब्लेम यू, नो वन विल पनिश यू with any types of the penalty, but everyone written down for you, you are ill-mannered fellow. Ill-mannered fellow means क्या होता है कि बुरे आचरण वाला, अर्थात आपको लोग अभद्र या बुरे आचरण वाला कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अर्थात आपको इससे ज्यादा पेनल्टी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लाइन में देखिए, द लॉ डज नॉट कंपेल्ड मी टू से, ला जो है कानून जो है, डज नॉट मुझे नहीं कर सकती है, क्या, कंपेल। अब यहां पे कंपेल मतलब आदत से होता है या मजबूर कर देना। कंपेल मतलब होता है मजबूर, यानी कानून जो है वह मुझे प्लीज कहने के लिए, कंपेल मतलब नोट डाउन कर लो, मजबूर। अब यहां पे क्या कहने के लिए, प्लीज। प्लीज कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, आर अथवा टू अट्यून। अट्यून का मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिए। अट्यून का मतलब यह है कि आदत पड़ जाना, अथवा मेरी आवाज में या मेरे विचारों में लोगों के प्रति या लोगों की बौद्धिकता के प्रति किसी भी प्रकार की आदत नहीं बन सकती, कि मैं किसी चीज का हैबिचुअल बन जाऊं। आगे क्या करें, एनी मोर देन इट सेज, इससे ज्यादा कि जो कि कहा जा सकता है कि आई शैल नॉट वॉक्स माई मोस्टैच, मैं अपने मूछ को क्या नहीं कर सकता हूं, वॉक्स मतलब उसको बढ़ा नहीं सकता हूं, कि मीन्स यहां पे एक फ्रीडम है कि मैं अपने मूछ को
बढ़ा सकता हूं, और डाई माई हेयर अथवा मैं अपने बालों को कलर कर सकता हूं, और अथवा वियर रिंगलेट्स। अब यहाँ पे वियर रिंगलेट्स का मतलब क्या होता है? घुंघराले बाल। या मैं स्वतंत्र हूं कि मैं अपने बालों को घुंघराला बना सकता हूं, जो कि डाउन माई बैक, जो कि मेरी पीठ के पीछे तक लटका रहे। अर्थात यहाँ पे इस लाइन में राइटर का कहने का मतलब है कि ना तो मैं किसी भी प्रकार की मेरी वाणी की आदत बन जाए या लोगों की बौद्धिकता के प्रति, और उससे ज्यादा ना ही मैं आई शैल नॉट वॉश माई मोस्टेज, मैं अपने मूछ को नहीं बढ़ा सकता, अथवा मैं अपने बालों को कलर नहीं कर सकता या अपने बालों को घुंघराला नहीं बना सकता जो कि मेरे पीठ तक लटकता है। ऐसा मैं करने के लिए बाध्य नहीं हूं। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लेसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स। इट डज नॉट, यह जो है वो पहचाना नहीं जा सकता है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। क्या? लेसरेशन। लेसरेशन मतलब होता है किसी भी प्रकार का ऑफ आवर फीलिंग्स, यानी यह हमारे किसी भी प्रकार के फीलिंग्स को कट नहीं कर सकता है एज ए केस फॉर कंपेंसेशन। किस लिए? एज ए केस, एक ऐसा केस, किस चीज के प्रति? फॉर कंपेंसेशन, कि हमें किसी न किसी प्रकार का हर्जाना या खर्चा पे करना पड़ सकता है। देयर इज नो अलाउंस फॉर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस, अर्थात किसी भी प्रकार का अलाउंस नैतिक रूप में अथवा बौद्धिक, यानी नैतिक और बौद्धिक यदि हानियां होती हैं तो उस चीज के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी अलाउंस यानी भत्ता नहीं है। ओके, इन दीज मैटर्स, इन सभी मामलों में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या बता रहा है? इट नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड में देखिए, दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो डैमेजेस हुए हैं, नुकसान हुए हैं, वो नेग्लिजिबल हो। द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल, अर्थात उसको अवॉइड किया जा सके, ऐसा नहीं है। इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूरेटली हर्ट। इट इज प्रोबेबल, निश्चित तौर पे अगर यह देखा जाए तो यह संभावित है, प्रोबेबल है, किस चीज के प्रति? किसके प्रति? द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट, कि लिफ्ट मैन जो है वह अति शीघ्रता से, यानी किसी भी बात को लेकर के जल्द से जल्द गुस्से में आ जाना, यानी वो इस तरह से एक्यूरेटली हर्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट में क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, by what he regarded as a slur upon his social standings। ओके, क्या कर रहा है? सोशल स्टैंडिंग। अब नेक्स्ट में ये बताया जा रहा है what he regarded, जिससे कि वो जुड़ा है as a slur upon his social standing, जो उसकी सामाजिक स्टैंडिंग है उस चीज के प्रति अस्पष्टता होना, अस्पष्ट होना या कीचड़ उछालना। स्लर मतलब क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्लर, स्लर मतलब होता है किसी के ऊपर दोषारोपण करना या कीचड़ उछालना। देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड ए किक, किस चीज के प्रति? ही हैड बीन इफ ही हैड ए किक ऑन द सिंस, जैसे कि वह क्या हुआ है कि ही वुड हैव बीन, कि उसके साथ किया जा चुका हो, जैसे कि क्या किया गया है? इफ ही हैड ए किक ऑन द सिंस, जैसे कि उस व्यक्ति को, सिंस मतलब हाथ के सहारे चलने वाला या कमजोर व्यक्ति को धक्के मार देना। फॉर विच ही कुड हैव गॉट ए लीगल रिड्रेस, किसके लिए? विच ही कुड हैव गॉट, जिससे कि वो उसको प्राप्त हुआ हो, क्या? अ लीगल रिड्रेस। अ लीगल रिड्रेस मतलब किसी भी प्रकार से जो वास्तविक रूप में, लीगली रूप में उसमें सुधार किया गया हो। यहाँ पे रिड्रेस, रिड्रेस का मीनिंग देखो पूछा भी जा रहा है, और यहाँ पे रिड्रेस का मतलब होता है सुधारना या ठीक करना। द पेन ऑफ अ किक, अब ध्यान दीजिए, इस लाइन को मैं
हाईलाइट कर रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन सा, उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। द पेन of a kick on his sins pauses away, but the pain of a wound to our respect of vanity may poison a whole day। जितना मैं अंडरलाइन किया हूं उसको आप ध्यान दीजिए, मैं उसको फिर से बता रहा हूं। द पेन ऑफ ए किक, किसी प्रकार के लात का चोट यानी धक्के का चोट। ऑन द सिंस, सून पॉजेज अवे। ऑन द सिंस, सिंस मतलब वो कमजोर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यदि हम धक्के मार देते हैं या उसको चाटा मार देते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि शरीर का जख्म जो है वो जल्दी चला जाता है, पाजेज अवे, चला जाता है। बट द पेन ऑफ अ वुंड, लेकिन एक ऐसे घाव का जो कि स्वाभिमान के ऊपर लगा हुआ घाव हो, वह नहीं जाता है। और आवर वैनिटी, वैनिटी मतलब जो हमारा प्राइड होता है, घमंड होता है, जो हमारा गर्व होता है, में पॉइजन ए होल डे, वह संपूर्ण दिन के लिए एक जहर सा बन जाता है। कहने का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये निकल रहा है कि व्यक्ति चाटा खाता है या मार खाता है तो वो भूल जाता है, लेकिन व्यक्ति जब बात बोली जाती है तो वह बात व्यक्ति के दिल को चोट पहुंचा देती है, अर्थात वह उस चोट को नहीं भूलता है। ओके, आई कैन इमेजिन, उसके आगे लाइन देखिए, आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन, मैं कल्पना कर सकता हूं लिफ्ट मैन के प्रति, डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द अथर, कि वह जो है लेखक के द्वारा थ्रोइंग द अथर अर्थात उस लेखक को फेंकना, बाहर धक्के मार के निकालने की बात के घाव को भूल जा सकता है। ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर, और ब्रूडिंग ओवर यहाँ पे क्या है, वह एक प्रकार का की गुस्सा जो है वह विचार मग्न रूप में, अर्थात कहने का मतलब वह कंप्लीटली उस विचार में डूबा रहता है घंटों तक कि मेरा अपमान हुआ, कि मुझे कोई धक्के मार के निकाल दिया। एंड विजिटिंग हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के पास जाता है इन द इवनिंग, शाम के समय, एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम, आगे क्या रहे, शाम के समय वह घर जाता है एज ओनली वे ऑफ, उस माध्यम से, ऑफ रिस्टोरिंग। अब यहां पे ध्यान दीजिए, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग का मतलब क्या है, ये आप ध्यान दीजिए कि रिस्टोरिंग का मतलब क्या बताया जा रहा है, वापस लौटना, अर्थात वह फिर से पुनः वापस लौट आता है, किसमें, एक अपने उस संतुलन को बनाए हुए। इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन, अर्थात अपने संतुलन को बना करके वह फिर से उस बात को भूल करके, लिफ्टमैन के द्वारा घटित घटना को भूल करके शाम को घर आता है और वह अपने संतुलन को बनाए रखता है कि जिसके की माध्यम से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, नेक्स्ट में देखिए, अब आगे देखिए, फॉर, सॉरी 1 मिनट, यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। फॉर यहां से है, फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स, यानी कुछ अन्य बातें हैं, मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर, जो कि ज्यादा आकर्षित करता है किसकी अपेक्षा, देन बैड टेम्पर, गलत दुष्प्रभाव को। टेम्पर मतलब गुस्से में आना, यानी गुस्से में ना आना, एंड बैड मैनर्स, और बुरे आचरण से। अर्थात यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब ये है कि टेम्पर और मैनर को बताया गया है कि किसी भी प्रकार के छोटी से छोटी बात पे गुस्सा हो जाना या अपने आचरण को बदल लेना, उससे ज्यादा प्रभावशाली वह होता है कि अपने आप को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है, व्हेन सर एंथोनी एब्सोल्यूट बलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, कहने का मतलब जब सर एंथोनी एब्सोल्यूट जो है वो कैप्टन एब्सोल्यूट को क्या करते हैं, अभित्रस्त करते हैं। बलीड मतलब अभित्रस्त कर देते हैं। तो द लेटर वेंट आउट एंड बलीड हिज मैन, वो एक पत्र जो है वह उनके पास जाता है, एंड बलीड हिज मैन,
और उस व्यक्ति को अभित्रस्त कर देता है। फैग वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स, जबकि फैग जो है वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है एंड किक द पेज बॉय, और वो क्या करता है, ध्यान देना यहाँ पेज बॉय की मीनिंग या नोट कर लो। पेज बॉय का मतलब होता है जैसे कि एक गरीब व्यक्ति या सामान ढोने वाला नौकर, तो उस व्यक्ति को वह सीढ़ियों से धक्का मार देता है। ओके, प्रोबेबली द मैन हु शेड, ठीक उसी तरह से, उस व्यक्ति की तरह जिस व्यक्ति ने टॉप बोला था लिफ्टमैन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस तरह से वो व्यक्ति जो है लिफ्टमैन से बोला सीधे टॉप, उसमें प्लीज वर्ड नहीं जोड़ा या रिक्वेस्टिंग वर्ड नहीं जोड़ा, एज यूजुअल ठीक उसी तरह से सर एंथनी एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सर एंथनी एब्सोल्यूट ने क्या किया, कैप्टन एब्सोल्यूट की बात को बता रहे हैं। तो कैप्टन एब्सोल्यूट ने क्या किया था कि पेज बॉय, जो पेज बॉय है उसको उन्होंने सीढ़ी से धक्का मार दिया था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से व्यक्ति ने लिफ्टमैन ने जिस उस व्यक्ति को लिफ्ट से बाहर धक्का मारा था। एज यूजुअल सेम वे। आगे क्या कर रहे हैं, was really only getting back his employer, was really only getting back on his employer who had not said, जबकि वह उस व्यक्ति की तरफ बात को बता रहा है जो कि एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर ने उस अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में एक रिस्पेक्टेबल वर्ड्स नहीं जोड़ा था, जिसको कि कहते हैं गुड मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग वर्ड को नहीं, यानी पोलाइट वर्ड को नहीं जोड़ा था। ठीक उसी तरह टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपेक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, जो कि वास्तव में वह खुद क्या हुआ था उस व्यक्ति के साथ, हैंडपेक्ड। अब यहाँ पे हैंडपेक्ड का मतलब क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, हैंडपेक्ड का मतलब होता है पत्नी द्वारा नियंत्रण, अर्थात जो कि अपने पत्नी के अंडर कंट्रोल में रहता है। और वहां पे क्या बताया गया है, एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, किस समय, जब उनकी पत्नी उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि एज एट दैट पीरियड, जैसे मेरा एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जैसे व्यक्ति घर से गुस्सा होता है तो वह बाहर अपनी गुस्सा निकालता है। एज यूजुअल उसी तरह से लिफ्टमैन ने कहा, और लिफ्टमैन को गुस्सा कहां पे आया था, ब्रेकफास्ट के टाइमिंग में उसके पत्नी के द्वारा। टू होम द कुक हैड बीन इंसोलेंट, टू होम किसके प्रति, द कुक हैड बीन इंसोलेंट। अब ध्यान देना यहाँ पे इंसोलेंट का मतलब ये आपको फाइंड आउट करना, वेरी रड, जो कि कुक जो है वो बहुत ही अभद्र व्यवहार किया था, बिकॉज द हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैक, क्योंकि वह अभद्र व्यवहार इसलिए किया था क्योंकि उनके घर की नौकरानी हाउसमेड जो है वह उनको तुरंत जवाब दे दी थी। अर्थात कहने का मतलब, कभी कभी होता है कि बातों को सुनिए, जवाब मत दीजिए, कुछ समय के बाद दीजिए, लेकिन यहाँ पे तुरंत नौकरानी ने उसको जवाब दे दिया था। ओके, नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखिए, ओके क्या कहते हैं, वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स, वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड, हम संसार को प्रभावित करते हैं अपने इल मैनर के द्वारा। इल मैनर, इल ह्यूमर यानी बुरे मनोरंजन या बुरे व्यवहार के द्वारा, एंड आगे क्या है, बैड मैनर, बुरे आचरण के द्वारा। प्रोबेबली डू मोर द पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ, संभवतया यह दो शब्द जो है इल ह्यूमर और बैड मैनर जो है जीवन में जहर घोलता है। कौन से जीवन में, द जनरल लाइफ, जो सामान्य जीवन व्यक्ति का होता है, देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर, यानी जीवन में अर्थात समय के अंदर घटित होने वाले यानी अन्य
प्रकार की अपराधों में कहीं ज्यादा ये जहर घोलने का काम करता है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स ए ब्लैक आई, हाँ, वो पत्नी, यहाँ पे एक औरत के बारे में, एक पत्नी के बारे में बताया जा रहा है जो कि गेट्स ए ब्लैक आई, जो कि किसी न किसी प्रकार के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा या किसी न किसी बात के लिए प्रताड़ित की गई है। और ब्लैक आई का मतलब होता है जिसके की आंखों पे चोट का निशान है, उस मार खाने की, यानी उस मार खाने की वजह से उसकी आंखें नीली पड़ गई है। फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड, अथवा कोई अच्छे स्वभाव वाला पति जो है, देयर आर 100 हु लिव अलाइव, जो कि लगभग 100 से ज्यादा समय तक अपनी पत्नी के साथ रहता है। ऑफ मैट्रम अंडर द शैडो ऑफ, जबकि अंडर द मैट्रम, यहाँ पे इसकी मीनिंग आप नोट कर लो। मैट्रम का, मैट्रडम का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि शहादत या जो कि बलिदान के लिए तत्पर रहता है, 100 वर्षों तक वह बलिदान के लिए तत्पर रहता है। अंडर द शैडो ऑफ ए मोरोस टेम्पर, अब मोरोस का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ापन या उदास से लिया गया है कि वह अपना संपूर्ण जीवन जो है अपने दर्द को छिपा करके रखता है और उस छाया में वो जीता रहता है। बट ऑल द सेम, लेकिन ठीक उसी तरह द लव कैन नॉट बिकम द गार्जियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भी बात मैं आपको हाईलाइट में बता रहा हूं कि बहुत ही जरूरी है। क्या? बट ऑल द सेम लॉ कैन नॉट बिकम द गार्जियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। इसमें क्या है? लेकिन हर समय जो है, ऑल द सेम, किसी भी कीमत पर, द लॉ कैन नॉट बिकम, कानून जो है वह हमारा गार्जियन नहीं बन सकता है। किस चीज के प्रति? प्राइवेट मैनर्स के प्रति, जो हमारा स्वयं का आचरण है, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का कानून नहीं है। ओके, नो डेकाल्यू कुड कवर द वास्ट एरिया, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है नो, किसी भी प्रकार का, डेकाल्यूग मतलब यहाँ पे ये बताया गया है 10 नियम। अब 10 नियम का मतलब होता है द कमांडेंट्स, जो कि कई रूपों में कई लोगों को अपने अंडरटेकिंग में रख करके कार्य करवाता है। कुड कवर द वास्ट एरिया, वो पूरे के पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर सकता है, ऑफ ऑफेंसेस, किसी भी प्रकार के ऑफेंस के प्रति। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर, और कोई भी कोर्ट जो है वो प्रशासन, एडमिनिस्टर अल्लाह, किसी भी प्रकार का प्रशासन जो है वह अपना कानून नहीं बना सकता है। विच गवर्न अवर सोशल सिविलिटीज, जो कि हमारे सामाजिक सभ्यता के ऊपर क्या करता है? गवर्न करता है। ओके, आवर स्पीच, हमारा भाषण यानी हमारी आवाज, हमारी बोली। द टिल्ट ऑफ आवर, अब यहां पे क्या बताया जा रहा है? द टिल्ट ऑफ, अब आगे देखिए, इसमें जो पॉइंट बताया जा रहा है, ये लास्ट पैराग्राफ है इस वीडियो का। क्या बताया जा रहा है? द टिल्ट। अब टिल्ट का मतलब क्या होता है ये ध्यान दो। टिल्ट, ओके, टिल्ट का मतलब आपको नोट डाउन करना है, आलोचना करना या किसी भी व्यक्ति को झुकाना। ओके, द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज, हमारी भौहें या हमारी निगाहें झुक जाती है। एंड ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स, और वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मूड्स, किस पे? मूड्स, हमारे मूड्स और हमारे मैनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं डियर कि यह पैराग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पैराग्राफ में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।